हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी। डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बहुत अच्छे से समझना है, इसकी सारी की सारी थ्योरी आज हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट सब कुछ अच्छे से करा रखा है। इसकी थ्योरी भी आज की इस वीडियो के अंदर एट खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है क्लास? पार्टनरशिप को खत्म करना। सारे के सारे पार्टनर्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा था। पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू थी, फर्म बंद नहीं हो रही थी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर फर्म क्लोज हो गई, यानी पार्टनरशिप फर्म जो है वही बंद हो गई। इट मींस एंड द इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड बिजनेस इज नाउ सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि क्लास बिजनेस क्या हो गया? क्लोज हो गया। डिसोल्यूशन के मोड यहां से आते हैं क्लास क्वेश्चन। डिसोल्यूशन के मोड क्या क्या है, किन किन तरीकों से बिजनेस को बंद किया जा सकता है? तो सबसे पहला भाई म्यूचुअल अग्रीमेंट, आपस में अग्रीमेंट करके कि चलो यार बंद करते हैं भाई, बिजनेस को नहीं चलाना है और बिजनेस को बंद कर सकते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट से। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कई बार ऐसा होता है डिसोल्यूशन करना अनिवार्य हो जाता है। डिसोल्यूशन करना हमारे लिए कंपल्सरी, अब बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है अब। कब? When all partner except one become insolvent, जब सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं एक को छोड़ के, एक अकेला ही क्या कर लेगा? पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोग चाहिए तब। When business of the firm becomes unlawful, यानी इलीगल, तो जब बिजनेस इलीगल हो जाए, अब सारे इंसॉल्वेंट हो जाए एक को छोड़ के, तब भैया आपका बिजनेस जो आपका जो डिसोल्यूशन है वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है, आपका बिजनेस बंद होना ही वो होना है। दूसरा है क्लास बाई नोटिस, नोटिस देकर भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है। यानी क्लास एक पब्लिक नोटिस देके भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है, यानी अलग अलग तरीकों से बिजनेस को बंद किया जा सकता है। दूसरा, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ ऐसा हो गया कि बिजनेस को बंद करना पड़ा, ये भी हो सकता है। वो कुछ ऐसा मतलब जब किसी की डेथ हो जाए तब, जब इंसॉल्वेंसी हो जाए पार्टनर की तब, जब कंप्लीशन ऑफ वेंचर, कई बार ए और बी दोनों मिले, सॉरी मतलब कि ए कॉर्पोरेशन बी कॉर्पोरेशन, या एक ही फर्म बी की फर्म दोनों मिले, इसके अंदर 10 लोग हैं, इसके अंदर 8 लोग हैं, दोनों मिले, दोनों ने बिजनेस किया, एक हाईवे बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, हाईवे पूरा हो गया, तो भैया अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। दूसरा क्लास ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच दे आर फॉर्म, अगर मान लो उन्होंने 3 साल के लिए पार्टनरशिप की थी, 3 साल पूरा हो गया, तो भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है। इसको बोलते हैं क्लास ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। कई बार कोर्ट की वजह से, यानी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से भी बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। जैसे व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, जब किसी की दिमागी अवस्था ठीक नहीं रहती, तब क्लास वो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा दे देगी, बट हाँ उस सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है बिजनेस को बंद करने के लिए। व्हेन पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, एक पार्टनर की कुछ ड्यूटी होती है, एक पार्टनर होने के नाते उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ राइट्स हैं। अगर वो इंसान इस काबिल नहीं है परमानेंटली, जो अनसाउंड माइंड है वो टेम्पररी है, लेकिन यहाँ परमानेंटली वो इस काबिल नहीं है कि भैया वो अपनी ड्यूटी को निभा सके, ड्यूटी पूरी कर सके एज अ पार्टनर, तो बिजनेस बंद हो सकता है। मैंने पार्टनर फाउंड गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट, कुछ गलत किया, क्लास कोई भी ठगी की, फ्रॉडगिरी की कस्टमर के साथ, तो भी क्लास कस्टमर उसका बिजनेस बंद करवा सकता है। कंटिन्यूसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू तोड़ते चले जा रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे पूरा नहीं कर पाए, फिर एक काम लिया, फिर उसको भी टाइम पे पूरा नहीं कर पाए, फिर एक काम लिया, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा ही नहीं कर रहे, कोर्ट बोलेगी भैया बंद कर दो यार, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सपेक्ट एट अ लॉस, जब क्लास कंटिन्यू कई सालों से लॉस हो रहा है आपको, आप कह रहे हो फ्री प्रॉफिट आएगा, फिर लॉस हो गया, प्रॉफिट आएगा, फिर लॉस हो गया, कंटिन्यू लॉसेस झेले जा रहे हो, तो भैया कोर्ट बोलेगी बंद कर दो बिजनेस। मैंने पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फिलिंग अ सूट, जब क्लास कोई भी मुकदमा दायर किया जाता है, ट्रांसफर्ड द होल ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी, जब एक पार्टनर जो है अपना सारा का सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है। एग्जाम्पल, हम 3 पार्टनर है, मैं बोलूँ ठीक है भाई आज मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को परमिशन दे रहा हूँ, वो मेरे बदले चेक करेगा, तब क्लास पार्टनर जो है वो कंप्लेन करके बिजनेस को बंद कर सकते हैं। एनी अदर रीजन वेयर कोर्ट फाइंड द डिसीजन ऑफ फॉर्म, ठीक है क्लास। देखो यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई और भी रीजन, जरूरी नहीं कि यही रीजन है, कोई और भी ऐसा रीजन आ सकता है जो लिखा नहीं और कल को हो जाए, समझ रहे बात? कोई ऐसी चीज हो जाए कल को जो हमने लिखा नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के हाथ में होगा। कोर्ट चाहे तो किसी और सिचुएशन जो भी जस्टिफाइड है ना, जो भी सिचुएशन जस्टिफाइड है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया इस सिचुएशन में बंद करना चाहिए, तो कोर्ट का ऑर्डर सर्वोच्च है क्लास, सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम है। ओके, एक डिफरेंस जो बहुत ज़्यादा क्लास बच्चों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म
फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। फर्म का डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को बेच दिया, बंद कर दिया, एसेट लायबिलिटी को बेच दिया। और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और एक नई पार्टनरशिप बन गई, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सबसे पहले मीनिंग की बात करें, क्लोजर ऑफ द फर्म, फर्म क्लोज हो गई, बिजनेस जो है वो बंद हो गया, किसी के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, चेंज हो रहा है रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, फर्म कंटिन्यू करता है, सिर्फ रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, फर्म कंटिन्यू कर रहा है। बिजनेस कंटिन्यूएशन, बिजनेस ऑफ फर्म कम्स टू एन एंड, बिजनेस जो है वो क्लास खत्म हो गया, बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे बिजनेस अभी भी कंटिन्यू करता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यहाँ पे पार्टनर्स के बीच किसी प्रकार का कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप, प्रॉफिट शेयरिंग की जो रिलेशनशिप है वो चेंज होता है, वो खत्म नहीं होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं, बुक्स बंद, खाते अकाउंट्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास बुक्स को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बिजनेस कंटिन्यू है। Settlement of asset liability, assets are sold and liability are paid off and balance if any distributed among partner। asset को बेचा जाएगा, liability की पेमेंट की जाएगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, और जो बचेगा पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। यहाँ पे asset liability की रीवैल्यू की जाती है, रीवैल्यूएशन गेन लॉस निकाला जाता है और उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इफेक्ट की बात करूँ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म ही बंद हो गया तो पार्टनरशिप भी बंद हो ही गई, सीधी सी बात है। अगर फर्म बंद तो पार्टनरशिप बंद, लेकिन यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप खत्म हुई तो जरूरी नहीं कि फर्म खत्म होगी, क्या पता फर्म चले, क्या पता खत्म हो जाए। और अगर मैं कोर्ट इंटरवेंशन की बात करूं, इट कैन बी ईदर वॉलंटरी और बाय पार्टनर्स और कंपलसरी बाय द कोर्ट ऑर्डर। कई बार जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो अपनी इच्छा से, पार्टनर्स के सबकी इच्छा से या कोर्ट की इच्छा से हो सकता है, लेकिन ये हमेशा वॉलंटरी होता है। किसको एडमिट करना है, किसको रिटायर करना है, कोर्ट नहीं बोलेगा क्लास, ये पार्टनर्स खुद ही डिसाइड करते हैं। अगर मैं तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट की बात करूं, उसके नेचर की बात करूं, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है 1 मार्क में, तो उसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 48, ध्यान रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 कहता है पेमेंट शुड बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जिसकी जो रिटायर बिजनेस बंद हो रहा है क्लास, तो पेमेंट जो जाएगी किसको जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास थर्ड पार्टी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को हम सबसे पहले पेमेंट करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, सबसे पहले उनको पेमेंट करेंगे। देन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करेंगे, और रेस्ट कुछ बचता है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। सबसे पहला क्लास थर्ड पार्टी बाहर वालों का, फिर पार्टनर का खुद का लोन, फिर कैपिटल, और जो बचता है क्लास प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है क्लास फर्म डेट और प्राइवेट डेट। ये होता क्या है, प्राइवेट डेट समझते हो, मैंने अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से उधार लिया है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट डेट। लेकिन हमारी फर्म ने किसी से उधार लिया है, दैट इज फर्म डेट। समझ रहे हो बात को, फर्म का जो डेट है सारे पार्टनर का, सारे पार्टनर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फर्म। तो हम सबका जो डेट है वो फर्म डेट है, और किसी एक पार्टनर का पर्सनल डेट है, मैंने गाड़ी खरीदी थी, मैंने अपने दोस्त से उधार ले लिया, पड़ोसी से उधार ले लिया, उसको बोलते हैं क्लास क्या, प्राइवेट डेट। तो मीनिंग का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज ऑफ फर्म, ठीक है, फर्म आउटसाइड्स, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये फर्म का है क्लास और ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी है। और ऑल दी पार्टनर्स आर जॉइंटली लाइबल, सारे पार्टनर मिलके लाइबल होते हैं। और जिसने उधार लिया है, अगर मैंने उधार लिया तो मैं ही लाइबल हूँ, उसमें मान लो ए हूँ, बी और सी को कोई लेना देना नहीं, अगर मैं पड़ोसी से उधार लेता हूँ तो। एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, फर्म प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म डेट। ध्यान समझना, जो फर्म का कर्जा है उसके लिए सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी को बेचेंगे, उस कर्जे की पेमेंट करेंगे। Share of the concerned partner in excess of the private firm property over the firm debt can be applied for the payment of private debt। फर्म की प्रॉपर्टी को बेचेंगे और सारे पार्टनर्स को जो पैसा मिलेगा, जो हिस्सा है, उससे उससे वो प्राइवेट डेट की पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल क्लास, जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है उसको बेचेंगे, उसके बाद जो पैसा आएगा, जो भी सरप्लस बचेगा, उससे जो मेरा हिस्सा मेरे हाथ में आएगा, मैं उससे अपने प्राइवेट डेट की पेमेंट करूंगा। तो पहले फर्म की फर्म डेट की पेमेंट होगी, फिर प्राइवेट डेट की। कुल मिलाकर बात यह है कि हम सबसे पहले जो पेमेंट करेंगे फर्म की एसेट से, मेरा ध्यान सुना, फर्म के पास जो असेट्स है उसको बेच के सबसे पहले फर्म डेट की पेमेंट करेंगे, फिर जो पैसे बचेगा और जो मेरे हिस्से में आएगा, तीनों पार्टनर्स में से मेरे हिस्से में जो आएगा, मैं उससे अपने प्राइवेट डेट की पेमेंट कर सकता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के सबसे पहले मैं प्राइवेट डेट की पेमेंट करूंगा। आपने सुना होगा पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो कैसे होती है अनलिमिटेड? मान लो मैंने 200 से मैं 10 लाख का उधार ले रखा है, ठीक है, और मेरे पास कार है मान लो एक क्लास 8 लाख की, और मेरा फर्म डेट 5 लाख का है, तो मैं फर्म आके मेरी कार को बेच के पैसा नहीं लेगी, पहले मैं इस कार को बेच के अपने प्राइवेट डेट की पेमेंट करूंगा, फिर कुछ बचता है तो मैं फर्म डेट की पेमेंट करूंगा।
फर्म की जो एसेट है उसको बेच के पहले फर्म डेट की पेमेंट करनी है, फिर कंसर्न पार्टनर का जो प्राइवेट डेट है उसकी पेमेंट करनी है। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर मैं बेचूंगा तो पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट करूंगा फिर फर्म डेट की। तो लोग कहते हैं लायबिलिटी अनलिमिटेड है, घर की प्रॉपर्टी बिक सकती है, लेकिन घर की प्रॉपर्टी जब बेची जाएगी तो सबसे पहले मेरे जो प्राइवेट डेट है उसकी पेमेंट की जाएगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी से पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट करूंगा, फिर कुछ बचता है तो फर्म की तरफ ले जाऊंगा। हाँ मुझे पता है आपको लूप होल समझ आ रहा होगा, सर अगर हम इसमें लूप होल निकाल लें, हम बचाएं ही ना कुछ भी, अपने दोस्तों से झूठ बोल दे कि हमने आपको दिया, हो सकता है बस बिल्कुल पकड़े नहीं जाओ तो तब तक सब कुछ अलाउड है। तो ये वही पॉइंट है। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, कई बार ये पूछ लिया जाता है रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस। तो बात करूं मीनिंग की, तो इट शोज द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यहाँ असेट लायबिलिटी की रीवैल्यू की जाती है, लेकिन यहाँ पे एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटी को सेटल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव है रीवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालना, इसका ऑब्जेक्टिव है रियलाइजेशन का गेन लॉस निकालना। अगर टाइम की बात करें, इट इज प्रिपेयर एट टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन समय बनाया जाता है। और ये बनाया जाता है क्लास किसमें, डिसोल्यूशन के अंदर। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं, ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है क्लास मल्टीपल टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन जब बिजनेस बंद होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ एक बार बनाया जाता है। एडमिशन रिटायरमेंट तो कई बार होता रहता है, साल में 2 साल में, लेकिन डिसोल्यूशन एक ही बार होता है, फिर तो बंद ही होगा बिजनेस, फिर कुछ होगा ही नहीं। इफेक्ट की बात करूं, हियर एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, हियर एसेट्स सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड। यहाँ एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटी को पेमेंट की जाती है। ओके तो ये चैप्टर क्लास पूरी तरीके से खत्म हो गया। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर जितनी भी थ्योरी थी वो सारी की सारी डिस्कस कर ली। बाकी एक बात और आपको बताना था, इसमें एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंज है इस साल। वो चेंज ये है कि कोई भी अगर एसेट है वो टेंजिबल है, कोई भी टेंजिबल एसेट को अगर इस क्वेश्चन ने एडिशनल पॉइंट में बेचा ही नहीं तो क्लास आप उसकी पेमेंट अपने आप, मान लो वो बेच दो, अपने आप ही उसकी वैल्यू रियलाइज कर दो, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर किसी भी टेंजिबल, नॉट इंटेंजिबल, इंटेंजिबल को गोली मारो, इग्नोर करो, टेंजिबल असेट जितनी भी हैं अगर उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम मानेंगे क्लास कि वो उतने का ही बिक गया। सिमिलरली कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम मानेंगे उसकी पेमेंट उतनी ही हो गई। उम्मीद है क्लास की सारी थ्योरी मैंने अच्छे से करा दी है। बाकी एंट्री वगैरह आप देख ही लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास एंड टाइम पे प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह शेयर करो वीडियो को। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इन सबके PDF क्लास में SPCC ऐप में डाल दूंगा, वहाँ से क्लास आप इसको ले सकते हो। एक फोल्डर होगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, वहाँ से क्लास आपको ये PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।